which can flow, substance which flows। आसान भाषा में, जैसे अभी ये फ्लो कर नहीं सकता, लेकिन पानी भी गिरोगे तो बिखर जाएगा, शहद बिखरेगा तो बिखर जाएगा, हाँ क्या ना। शहद धीरे धीरे बिखरेगा, लेकिन या फैलेगा, दूध जल्दी फैल जाएगा, पानी जल्दी फैल जाएगा। तो जो चीज फ्लो कर सकती है, तो ऐसे एयर है वो भी फ्लो करती है। तो ये सारी चीजें जो फ्लो करती है, एक तरीके से वो फ्लूइड है। बेसिक बेसिक टर्म, अगर टर्म से हम समझें कि फ्लूइड क्या है, जो फ्लो कर रहा है। अच्छा, फ्लूइड एक तरीके से अगर हम बात करें, जब हम मोटी मोटी बात करते हैं, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अगर मेरे पास एक लिक्विड है, वो इस टनल में रखा हुआ है, ऐसे कुछ रखा हुआ है, और मैंने ये किया, इसको हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया, ऐसे गाइड कर दिया, तो अब क्या होगा? लिक्विड बाहर की तरफ गिरेगा, फैलेगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं कि लिक्विड फैलेगा? हाँ भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज उससे पहले मतलब बताएं मुझे, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या कह रहा हूँ कि लिक्विड की ना एक तरीके से लेयर मानो, क्या मानो? लिक्विड की लेयर। अब क्या होता है, ये लेयर सबसे पहले जैसे ही मौका मिला, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो ये अपने साथ इसको भी साथ में लेके जाएगी। एक तो कहाँ जा रही है, चला चलते हैं, खंडाला। फिर वो जा रही है, तो वो कह रही चल मैं तुझे घुमा के लाऊंगी खंडाला, नीचे वाले को। फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाले को लेके चलती है, चल मैं तुझे लेके चलूंगी। तो सब खंडाला जाने के लिए निकल ली। क्या बात सबको समझ में आ रही है? नहीं, ये देखो इस तरह से सब मस्त एक दूसरे को लेते हुए जाया जा रहा है। सब खंडाला जाके मान गए। अब क्या हुआ, जो सबसे नीचे वाली थी ना, उसने मना कर दिया कि मेरे पापा अलाउ नहीं करते। ये नीचे वाली रुक गई, तो नहीं कोई बात नहीं। तो एक तरीके से ये लेयर बन जाती है ऐसे। तो ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। कौन से फ्लूइड की? आइडियल फ्लूइड, जिसमें विस्कोसिटी रहती है, कि उसकी जो सबसे लोअर लेयर होती है, उसकी वही वेलोसिटी होती है जो सरफेस की होती है। सो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं। जनरली दूध गिरेगा जमीन पर, तो जमीन की वेलोसिटी जीरो। तो लिक्विड को इसलिए वो सरफेस को गीला करता हुआ चला जाता है, हाँ क्या ना? बात समझ में आ रही है? तो ये वो लॉजिक। इसमें कोई डाउट है पहले तो मुझे बताओ, फिर आगे बात। क्लैरिटी है बिल्कुल एकदम? और सोचते हैं। अब हुआ क्या कि ये धीरे 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 डिफॉर्म हो रही है। ये जो धीरे धीरे डिफॉर्म हो रही है ना, तो ये एक तरीके से ये जो दूरी है, ये डिफॉर्म होके चली। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? हाँ भाई, ये बात समझ में आती है। और ये क्या है नीचे? ये लेंथ है एल। अच्छा, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन पढ़ा होगा तुम लोगों ने अभी। क्या ये वैसा कुछ डायग्राम दिख रहा है एक्स अपॉन एल का, शेयर स्ट्रेन का? हाँ के ना? इसमें कोई डाउट? अब क्या होगा, लिक्विड के अंदर लेकिन शेयर स्ट्रेन नहीं हो सकता। जैसे लिक्विड की तुम वॉल्यूम, जब लिक्विड बह रहा होगा, जब लिक्विड बह रहा होगा, स्टॉप लिक्विड की तुम वॉल्यूम बता सकते हो, नो डाउट। लेकिन जब लिक्विड बह रहा होगा, तो तुम उसकी वॉल्यूम बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बह रहा है। तुम कैसे बता दोगे कि भाई कितनी वॉल्यूम? नहीं, बस समझ में क्या कह रहा हूँ? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। जैसे भाई, तुमने लिक्विड लिया, आगे वाला टेम्परेचर, उसको मुंह दबा दिया, तो दूर तक जाता है, और कम करोगे तो पास। अब उसमें से कितना लिक्विड निकल रहा है, तो तुम्हें पहले काउंट करना पड़ेगा कि कितनी देर के लिए, हाँ कि ना? 1 सेकंड में अलग लिक्विड निकलेगा, 2 सेकंड में, 3 में। तो वॉल्यूम नहीं डिफाइन कर पाओगे इसलिए। तुम्हें टाइम के साथ कुछ रिलेट करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं ये कह सकता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब 1 सेकंड में इतना निकलेगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी तुम लिक्विड फ्लो की बात करोगे, लिक्विड फ्लो की बात करोगे, तो तुम्हें जो टर्म्स मिलेंगी वो मिलेगी मास फ्लो रेट। अब लिक्विड का मास नहीं मिलेगा, मिलेगा मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब मास अपॉन टाइम, मास अपॉन, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके तुम्हें मास। नहीं, यही बस समझ।
भाई 1 सेकंड में इसमें से 10 लीटर पानी निकल सकता था, तो 2 सेकंड में कितना पानी मिलेगा? 20। नहीं आई बात समझ? पक्का? तो लिक्विड जब फ्लो कर रहा होगा तो तुम्हें किसका ध्यान रखना है? मास फ्लो रेट का। और मास फ्लो रेट क्या है? मास अपॉन। नहीं आई बात समझ? पक्का? इसी तरीके से अब मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब अगेन डेंसिटी तो डेंसिटी होती है, लेकिन वॉल्यूम अपॉन टाइम। जैसे मास फ्लो रेट होता है वैसे ये क्या हो जाएगा? अरे मास की जगह मास रख दिया, अब यहाँ वॉल्यूम है तो क्या लिख दोगे? वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? अच्छा, कभी कभार क्या होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट बनने के लिए इसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। अरे तुझे बहुत आता है ऐसे, कि भैया टाइम को दिखाने के लिए हम ऊपर डॉट लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिख देंगे? रो वी डॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? नहीं? कोई डाउट? अच्छा लेकिन वॉल्यूम को लिखते क्या है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। तो रो ए वी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं बस समझा रहा हूँ कि कैसे तुम सिंपल एक चीज नहीं मिलेगी। अब मास नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा? मास फ्लो रेट। अब वॉल्यूम नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? वॉल्यूम फ्लो। इसी तरीके से अब तुम्हें लेंथ नहीं मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगी? वेलोसिटी। अब तुम ऊपर से नीचे समझ लो या नीचे से, वो तुम्हारी इच्छा। कि एरिया इंटू वॉल्यूम और एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट। नहीं आई बात समझ में? या तुम्हारे टीचर थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करें तो वो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए कि डेल्टा टी एक्चुअली में कहाँ पे था? वी के नीचे। उन्होंने बस वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, ताकि तुम्हें कॉम्प्लिकेस मतलब तुम्हें अलग से नया वेरिएबल बताने की जरूरत ना पड़े। लेकिन नया वेरिएबल एक्चुअली में होता है। नहीं ये बात समझ में? तो एस एल अरोड़ा के अंदर ये वर्ड नहीं लिखा होगा। एस एल अरोड़ा में सीधा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करके उसे वॉल्यूम बना दिया, और फिर कहा जितना वॉल्यूम आता है उतना वॉल्यूम जाता है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया और A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अब ये आएगा, ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब समझ में आया या नहीं है? इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। तो अभी तुम्हें नए नए वेरिएबल कौन से आएंगे? एक आएगा मास फ्लो रेट, एक आएगा वॉल्यूम फ्लो रेट, और फिर आएगी वेलोसिटी, क्योंकि लेंथ होती नहीं है। अब स्ट्रेन सोचो, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या होता था? एक्स अपॉन एल। लेकिन लिक्विड के केस में एक्स कैसे कर सकते हैं हम? लिक्विड में तो मुझे क्या बतानी पड़ेगी? क्या बतानी पड़ेगी? अभी बताया मैंने, वेलोसिटी। एक्स की जगह क्या बतानी, लेंथ की जगह क्या बतानी पड़ेगी? वेलोसिटी। नहीं आई बात समझ में? कोई डाउट? हाँ भाई, पक्का? यही सिखा रहा हूँ अभी पहले मैं, तो ये बाद में आएगा। अभी 4-5 लेक्चर 6-7 लेक्चर बाद आएगा ये अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ अभी। अभी तो हम रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट पे बात करेंगे अभी, एक्चुअल में तो जो बात करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मुझे लगता है 25 मिनट में वही हो पाएगा, 15 मिनट रह रहे हैं, ठीक है? बेसिक बेसिक आइडिया एक बार मिल जाए हमें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? और शानदार, मतलब मेरा मानना क्या है कि तुम रिलेट करके सीखो, उससे चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। नहीं तो फिजिक्स भाई साहब ना पड़ेगी बल्कि, साफ साफ बात, बिल्कुल ना पड़ेगी बल्कि। लेकिन अगर रिलेट करके चलोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि शायद हमें कुछ समझ में आ जाए। और समझने से ज्यादा, एक समझने का इंपॉर्टेंट, दूसरा वी शुड बी एबल टू रिटेन आल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बेसिकली इन रिलेशन टर्म्स। एक पार्ट याद कर लिया, अब दूसरा यार थोड़ा आसान कर लो। क्या बात समझ में आ रही है मुझे? कि भाई रिलेट करके करोगे तो आसान लगेगा, और बिल्कुल नई टर्म्स हैं। भाई 10 लोग मैंने तुम्हें बता दिए कि अरे भाई साहब ये 10 लोग कमरे में नए हैं, सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, बताओ नाम इनका। तो ठीक है, लेकिन वही 10 लोगों के 10 फ्रेंड और ले आता हूँ, अब उनके नाम याद करने मुश्किल है। लेकिन अगर पहले फ्रेंड का कह दिया अरे ये पहले वाले की मम्मी है, ये पहले फ्रेंड के पापा हैं, तो उससे शायद थोड़ा जल्दी से याद हो जाए। बात समझ में आ रही है भाई? इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, हाँ सॉलिड्स में शियर स्ट्रेस पढ़ा, और शियर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम। क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल डिट्टो सेम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है? जी इंटू शियर स्ट्रेन, हाँ के ना? कोई डाउट? अच्छा, शियर स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या? एफ अपॉन एरिया, जिसमें एफ पैरेलल होगी, हाँ के ना? इंटू जी क्या होगा? इंटू ये क्या होता है? शियर स्ट्रेन डे, एक तरीके से एक्स अपॉन एल, हाँ के ना? इसमें कोई डाउट है? समझ में आ रहा है कुछ क्या लिखा? एबीसीडी, ओके, एबीसीडी।
मैं कह रहा हूँ लिक्विड में बिल्कुल सेम है, लेकिन लिक्विड में मैं इसको एक्स नहीं बोल सकता, इसको क्या बोलूंगा, वेलोसिटी। इसका मतलब इसको भी जी नहीं बोल सकता, इसको कुछ और बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बस यही है और कुछ नहीं। तो अब मैं क्या बोला, मैंने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी जो लिक्विड में होती है इनटू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या बोला, स्ट्रेस इज इक्वल टू विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन तो था ही, अब उसके आगे क्या लिख दिया, रेट। रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, खत्म, और कुछ नहीं। रेट मतलब टाइम से डिवाइड, नहीं आई बस समझ में। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है, मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम। ऐसे ही रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेन पहले ही था, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो शेयर स्ट्रेन क्या था, एक्स अपॉन एल, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एक्स अपॉन टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो एक तरीके से आप देखो, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा विस्कोसिटी, डीवी चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर क्या वेलोसिटी थी और यहां पर क्या वेलोसिटी, इसका रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी थी और इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है। अच्छा, इसको एल ना मानकर वाई मान लेते हैं, मेरे हाथ में तो हाँ, क्या वाई मानू या एक्स, ऐसे अलोड़ा में से एक्स मान रखा है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि वाई डायरेक्शन में दिख रही है, तो कैसे वाई मान लें, डी वाई। ध्यान से देखो, अब देखने में बिल्कुल फॉर्मूला अलग है, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखने में क्या लगेगा, एफ फोर्स अपॉन एरिया दिख रहा है, ये कुछ अलग सा वेरिएबल दिख रहा है, ये बी अपॉन वाई दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से रिलेट करके देखोगे तो फोर्स भी वही है, पैरेलल फोर्स टू द एरिया। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मैंने एक ये वाली लेयर बना ली एक तरीके से, इस वाली लेयर को थोड़ी चौड़ी सी दिखा देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। मान लो ये वाली लेयर है, ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, एक नीचे वाली भी लेयर है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और मैंने कहा इसी को नीचे रख देते हैं ऐसे। तो इन दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जैसे ये दो लेयर एक साथ कर दी, अब इन दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा भैया, वो इस वाली को चलने नहीं देना चाहता। बात समझ में आ रही है? तो पीछे की तरफ लगेगा ऐसे, नहीं आई बात समझ में? ये पूरा फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स इन इन किसके बीच में है, लिक्विड के बीच में। लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। अब देखो ये वाली जो फोर्स है वो एक तरीके से यही तो है, ये दो लेयर आगे जाना चाह रही हैं, वो कह रहा है चल चल पीछे, फ्रिक्शन हो गया। और बेसिकली ये इस सरफेस के पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल हो गई तो एक तरीके से शेयर हो गई, इसीलिए एफ पैरेलल लिखा मैंने वहां पे नीचे, एफ पैरेलल डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू ईटा डीवी अपॉन डी वाई। अब जी तो नहीं रख सकते थे क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम टाइम वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया था, इसलिए हमने यहाँ पे अलग से ईटा अलग दिया, जिसे हमने कहा विस्कोसिटी। तो फोर्स किसके बराबर हो गई, ए ईटा डीवी बाई डी वाई, जिसमें डीवी बाई डी वाई क्या होता है, एक तरीके से वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाय डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई या नहीं? हाँ भाई, रिलेट हो पाए शेयर स्ट्रेस से, और इसे ही याद रखना है, ऐसे लंबे टाइम तक याद रहेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला याद ना रहने वाला, साफ सीधी बात है। नहीं तो तुम एफ इज इक्वल टू ए शेयर ये, जबकि स्ट्रेस, अब स्ट्रेन लिक्विड में क्या होगा, स्ट्रेन की जगह क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन, बस ये ध्यान रखना है। तो अपने आप बस क्या बचा, सिर्फ एक विस्कोसिटी वाला वेरिएबल बचा, क्योंकि जी की जगह अब क्या आ जाएगा, विस्कोसिटी, खत्म। अपने आप देखो सारी चीजें होंगी, नहीं आई बात समझ में? और ये हाथ से एक बार करना, अपने आप घर जाके एक बार रिवाइज कर रहे हो तो हाथ से करना, तभी थोड़ी ज्यादा लंबे टाइम तक रिलेट कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे, कंफर्म भूल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाला नहीं बेटा, एक क्वेश्चन डिराइव करना कि शेयर स्ट्रेस है तो शेयर स्ट्रेस को शेयर स्ट्रेन का उस हिसाब से क्या, कोई डाउट, क्लैरिटी है, पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, आइडियल फ्लूइड जो भी होगा उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा ही होगा, अगर विस्कोसिटी होगी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होना ही होना है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर विस्कोसिटी नहीं होगी तो सब सीधे सीधे, मतलब फिर लिक्विड ऐसे चलेगा, अगर विस्कोसिटी होगी तो ऐसे चलेगा, ऐसे बहेगा। जैसे तुम्हें दिखा होगा, मतलब जनरली अगर तुम देखो तो लिक्विड जब बहता है तो ऊपर वाली लेयर तेजी से बहेगी, नीचे वाली नहीं। बस समझ में?
कोई भी डाउट यहाँ तक तो होता है? पक्का? क्लैरिटी एकदम भाई? ओके, तो एफ इज इक्वल टू ए इंटू, एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी इंटू डीवी बाई डी वाई। अभी इसी को अगर मैं देखूं तो इस विस्कोसिटी को लिखने के लिए क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन ए इंटू डिवाइडेड बाई डीवी बाई डी वाई। हाँ के ना? देखो ये तो अपना है ही पता है, नॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। यहाँ से सेकंड आता है, जो सेकंड ऊपर चला जाता है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट आती है वो क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू, वो फोर्स की होती है, नीचे डिवाइड कर दोगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन। किसकी? विस्कोसिटी की। ऐसा यूनिट या तो ये लिख लो, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो, पॉइस पॉइस क्विली क्विली, POISC है ना, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना वैसे। बाकी POISC, पॉइस क्विली, ULLI, ये पॉइसिली हमारी कौन सी यूनिट है, SI यूनिट। इसकी अगर इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, CGS में, तो एक एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4, 1 आएगा तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो एक पॉइसिली क्यू में एक तरीके से 10 की पावर 1 पॉइस होता है। कोई डाउट है तो बता, आ गई क्या? क्या बात समझ में आई या नहीं? कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ। क्या लिखा है, पॉइस? ये है, मैंने कैसे याद किया है, आज ही याद किया मैंने। POIC पॉइस, उसके बाद पुली, पॉइस वाली तो वॉइस को कन्वर्ट किस में करना? पॉइस। ये इसकी CGS यूनिट है। 1 पॉइसिली को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CGS में, क्योंकि पॉइसिली क्या है, SI यूनिट। CGS में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए पॉइसिली को 1 डेका पॉइस भी कहते हैं। डेका पॉइस, डेका मतलब समझ में आता है, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेका मतलब 10, तो इसलिए डेका पॉइस भी कह देते हैं इसको। कोई डाउट है तो फिर मुझे बताओ। क्लैरिटी है पक्का? ये बेसिक है बिल्कुल फ्लूइड का, कि हाँ यार ये इतना थोड़ा सा। तो आज हमने मास फ्लो रेट सीख लिया, वॉल्यूम फ्लो रेट सीख लिया। वॉल्यूम फ्लो रेट को किस हिसाब से बताते हैं, अगर वॉल्यूम के हिसाब से बताएंगे तो टाइम पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमने विस्कोसिटी के बारे में सीखा, और कैसे विस्कोसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, और कैसे विस्कोसिटी को हम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन से रिलेट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। नहीं, यही बस समझ में? कोई भी डाउट? अगेन, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था वो इसलिए डिफिकल्ट होता है अगेन, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। ये चैप्टर भी सेम, आगे आने वाला हर चैप्टर, प्रॉब्लम क्या है कि हर चैप्टर एक अपने आप में नया चैप्टर है, उसमें नए नए वेरिएबल्स होंगे। उस नए वेरिएबल्स को याद रखना लंबे टाइम तक और उसको फिर समझ के कोशिश करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। इसलिए कोशिश करो, जिसको जिस टाइम पे कराया जाए उसको उसी टाइम पे रिवाइज करते जाओ रेगुलर। घर जाओ, पर्टिकुलर लिखो उसको, रिवाइज करो, अगला लेक्चर फिर आता है उसका, जैसे अभी लेक्चर कम से कम 10 लेक्चर चलेगा, तो भैया वो 10 बार तुम रिवाइज करो, डेली जाके करो, जब भी कम से कम आओ या जाओ, या दोनों टाइम कंफर्म करो, और पूरा पूरा। कि भाई जैसे सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर का भी रिवाइज किया, फिर सेकंड का भी, थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, चौथे के बाद। इस तरीके से जब तुम डेली करोगे तो शायद जाके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ अब मुझे थोड़ा बहुत आता है। नहीं बस तेरे को आ रही है भाई, क्लैरिटी है क्या कह रहा हूँ? कृपया करके जितना कम से कम क्लास में कराया जाए उतना तो बिल्कुल रिवाइज करके ही रखना है, उससे कम नहीं कुछ चलेगा। और हमारे पास अच्छी बात है कि मेरे पास लेक्चर प्रिपेयर्ड है, प्लस NCERT क्वेश्चन हम डायरेक्ट इस पे दिखा सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि भाई तुम्हें बुक ही लाने की जरूरत होती है, ना भी लाओ तो काम चल जाएगा, कहने का मतलब है, लेकिन एक आइडिया रह जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो जल्दी अपन काम कर पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। और फिजिक्स में यही है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर कब है अभी तुम्हारा? 15 दिसंबर, क्योंकि हमारे यहाँ 21 तारीख से शुरू है, तेरे यहाँ कोई आइडिया नहीं है? ओके, क्योंकि अब तुम्हारे सबके पेपर शुरू होने वाले हैं मुझे लगता है दोबारा से, तेरा भी होने वाला है। कौन सा? किस कौन से चैप्टर का? और
वो जब आ जाएगा तब पता। पास भी हो गया, बढ़िया। पहली बार हुआ है, वो भी तब हुआ है जब आ नहीं रहा। यही गड़बड़ है, मतलब कृपा यहीं रुकी हुई है कहीं। बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं? ये कौन से पानी है? एक तरीके से बहता हुआ पानी। जनरली अभी जब आप पढ़ोगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर एट रेस्ट। उसी वाटर एट रेस्ट में जो हमारा एक टॉपिक आएगा वो आएगा बायनसे। उसी बायनसे के अंदर फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स लॉ, उसी में आएगा। फिर एक्सेलरेटिंग फ्लूइड आता है, जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं कराऊंगा। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड होता है कि तुमने बोतल ली, देखो बोतल का पानी हिल रहा है क्या? है ना? तो अब इसने एक तरीके से क्या किया, बोतल को इधर एक्सेलरेट कराया, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, एक तरीके से इसने इधर एक्सेलरेट कराया, इधर एक्सेलरेट कराया, जिसकी वजह से वो घूम रहा है। ठीक है। फिर इसी में क्या होता है कि, मतलब ये वाला टॉपिक नहीं है एक्चुअली, टॉपिक ये कि एक गाड़ी को एक्सेलरेट कराओगे तो लिक्विड का क्या शेप होगी क्या नहीं होगी, उस तरीके से। फिर पानी को तुम घुमाते हो ऐसे, तो पानी घूमता है। ज्यादा तेज घुमाओगे तो बाहर भी निकल जाता है। कुछ महसूस किया ऐसा कुछ? नहीं? अपने घर में वो कौन क्या चीज होती है? जूसर। जूसर भी नहीं कहूंगा, मिक्सी। मिक्सी लो, पानी भरो, आधा पानी भर लेना और उसे घुमा दो। ऊपर ढक्कन मत लगाना, पानी कहाँ जाएगा? बाहर। तो अब ये देखना कि प्रैक्टिकल करने के लिए कि एक लेवल कौन सा ऐसा आता है जिसमें तुम्हें समझ में आ जाए कि वो बाहर नहीं निकल रहा। हो सकता है थोड़ा कम करना पड़े, क्योंकि जब ढक्कन लगाओगे तो ये तो पता लग जाएगा ना कि हाँ यहीं तक ही रोटेट कर रहा है एक तरीके से, तो तुम्हें अपने आप दिखेगा अच्छा रोटेट कर रहा है, तो फिर तुम्हें दिखेगा बीच में गड्ढा भी बनता है एक, कि सारा लिक्विड बाहर की तरफ भागता है। इस तरह से कुछ कुछ चीजें तुम्हें दिखेंगी जो तुम प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत मार के ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रख के प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है। तो वो शेप सब कुछ किसमें आता है, एक तरीके से एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स के अंदर। फिर आती है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम आता है जब पानी मूव करना शुरू होता है, जब पानी बह रहा है तो क्या होगा। उसके अंदर फिर उसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कि कहाँ कहाँ लगता है। तो एक होता है ई फ्लक्स के अंदर, कहने का मतलब कि जैसे इस बोतल के अंदर मैंने छेद कर दिया नीचे की तरफ, तो पानी बहेगा। पानी ऊपर तक जितना होगा उतना ही ज्यादा दूर तक जाएगा यहाँ पे। तो एक तरीके से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो ये इसके प्रॉपर्टीज है। ठीक है। या फिर एक वेंचुरीमीटर अभी पढ़ोगे, या तुमने नाइयों की दुकान पे देखा होगा, वो कहते हैं फुस फुस करते हैं तो उसमें से पूरा पानी निकलता है। तुम्हारे यहाँ होता है? लड़कियों के अंदर कुछ पार्लर वार्लर में, मतलब एक तो होता है नॉर्मल जो हम जो स्प्रे करते हैं, एक वो दूसरा भी होता है, इसमें इस तरफ से वो भोपूसा लगा होता है, उसको ऐसे दबाते हैं, एयर बाहर निकलती है, उसकी वजह से लोअर प्रेशर होने की वजह से पूरा पूरा फुहारा सा निकलता है पर्टिकुलर। ठीक है। मैं एक दो सलून्स में गया हूँ बॉयज में, उसमें तो दिखा है, वैसे नॉर्मल में नहीं दिखता। तो कहने का मतलब कि एक वो वाली हमारी एप्लीकेशन, एक जब हम स्पिनर्स बॉलिंग डालते हैं, इसमें तुम्हें एक दिखा सकते हैं, ये तो शायद तुम्हें दिखा सकते हैं। इससे तो हो गया हमारा ये तो।